बाइनोमियल थ्योरम में अगला जो टाइप है वो क्या है? ये टाइप 3 ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, कोफिशिएंट कंपैरिजन मेथड। ठीक है, इसमें हमने क्या बोला था कि अगर मान लिया जो हमारा पास सीरीज है उसमें दो दो बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो एक मैंने बोला था कि हम शॉर्टकट भी बताएंगे आगे चल के, तो आई विल ऑल्सो कम टू दिस। बट हमने क्या बोला था कि जो दो बाइनोमियल कोफिशिएंट है, जो प्रॉपर प्रोसीजर है जो कभी फेल नहीं होगा इस तरह के क्वेश्चन में, तो प्रॉपर प्रोसीजर क्या है कि जो दो बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं उनके करस्पॉन्डिंग वी विल अज्यूम टू सीरीज और फिर उन सीरीज को मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे होपफुली टर्म्स क्लब हो जाएंगे आपस में और एक कॉम्पैक्ट फॉर्म आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे एक सीरीज बनना होगा, मतलब दो एक्सपेंशन का प्रोडक्ट होगा, उसको जब हम ओपन करेंगे तो x के डिफरेंट डिफरेंट पावर्स आएंगी, उसमें किसी एक्सपोनेंट के साथ हमारा रिक्वायर्ड सम आ जाएगा। तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं वैसे। क्वेश्चन फाइंड NC0 स्क्वायर माइनस NC1 स्क्वायर प्लस NC2 स्क्वायर माइनस NC3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, सॉल्यूशन रिक्वायर्ड सम। अच्छा, ये वाला मेथड हमने क्या बोला था कब काम करता है? ये वाला मेथड कब काम करता है? जब लोअर सबस्क्रिप्ट जो है वो जो दो, मतलब हर टर्म में दो दो कोफिशिएंट होंगे, उन कोफिशिएंट का जो लोअर सबस्क्रिप्ट है उनका समेशन अगर कांस्टेंट है तो ये वाला मेथड काम करेगा। तो रिक्वायर्ड सम को आई कैन राइट डाउन NC0, और जो दूसरा NC0 है उसको हमने NCR बराबर NCn माइनस आर वाला फॉर्मूला लगा के NCn में चेंज कर लिया। ऐसे इसमें NC1 का स्क्वायर है, एक NC1 ऐसे ही छोड़ दिया, दूसरे वाले को NCn माइनस 1 लिखा, प्लस NC2 NCn माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन, मतलब ऑल्टरनेट प्लस माइनस है तो माइनस ऐसे आ जाए। ये हमें चाहिए। अब देखो, अगर इन दोनों को सम किया तो n, इन दोनों को सम किया n, फिर इन दोनों को सम किया तो n, ऐसे करके आंसर आएगा। अब हम लिखते हैं कंसीडर, दो बाइनोमियल कोफिशिएंट है, दोनों में ऊपर n लिखा हुआ है, तो हम भी ऐसे ही कंसीडर करेंगे 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n और एक 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n। क्योंकि ये दोनों जगह n क्यों आया? क्योंकि दोनों बाइनोमियल कोफिशिएंट में अपर सबस्क्रिप्ट n है। एक जगह इस बार हमने माइनस क्यों लिया? क्योंकि ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आ रहा है, इसलिए माइनस लिया। तो ये आ जाएगा NC0 माइनस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर माइनस NC3x क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ये एक सीरीज हो गया, और दूसरी वाली सीरीज रहेगी NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन NCn माइनस 1 एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस NCn इंटू एक्स रेज टू पावर n। ठीक है, मतलब ऊपर ये नहीं आएगा, ऊपर तो आएगा प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n, क्योंकि ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आ रहा है। अब हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो n कॉमन ले लिया, अंदर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा NC0 माइनस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर एंड सो ऑन, और फिर आ जाएगा NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टिल NCn माइनस 1 एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 NCn एक्स रेज टू पावर n, ये आएगा। ठीक है, अब देखो लास्ट टाइम तो हमने क्या बोला था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड करके हमने दिखाया। इस बार क्या कहते हैं, दोनों तरफ ही एक्सपेंड कर लेते हैं। इसको अगर हमने सीधा सीधा बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड किया तो ये ऐसे आ जाएगा NC0 माइनस NC1 एक्स स्क्वायर, एक्स का काम माइनस एक्स स्क्वायर कर ले, प्लस NC2 एक्स रेज टू पावर 4 माइनस NC3 एक्स रेज टू पावर 6 प्लस एंड सो ऑन। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का एक्सपेंशन हो गया, और राइट हैंड साइड में फिर वही जो हमने लास्ट टाइम किया था कि इसके सारे टर्म्स को इससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है,
तो कांस्टेंट टर्म कैसे आएगा, कहीं से भी x नहीं आना चाहिए, तो यहाँ से भी कांस्टेंट लिया, यहाँ से भी कांस्टेंट लिया, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो NC0 का स्क्वायर प्लस x कैसे आएगा, यहाँ से कांस्टेंट, यहाँ से x, तो NC0 NC1, ठीक है, और यहाँ से x और यहाँ से कांस्टेंट माइनस NC1 इंटू NC0, ये आया। अब ये देखो हमें दिखाई दे रहा है कि ये आपस में वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, NC0 NC1, ये भी NC0 NC1, तो 0 आएगा, तो x खत्म हो जाएगा, तो होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो x है ही नहीं इसमें, कांस्टेंट टर्म तो है, ठीक है, और अच्छा कांस्टेंट टर्म में यहाँ पे NC0 का स्क्वायर लिखा है, वो अल्टीमेटली है तो 1 का स्क्वायर 1 और ये भी 1 है। ऑफ कोर्स सेम ही चीज़ दोनों तरफ लिखा है, तो कोफिशिएंट तो हम कंपेयर करेंगे, दोनों तरफ सेम ही चीज़ लिखा होना चाहिए। इधर x है ही नहीं तो इधर भी x नहीं आएगा, तो ये अपने आप कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और इधर जो एक्स स्क्वायर के साथ आया है और इधर जो एक्स स्क्वायर के साथ आएगा वो भी बराबर आएगा, ठीक है। एक टर्म और लिख के दिखा देते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर के साथ क्या आएगा, इधर से कांस्टेंट, इधर से एक्स स्क्वायर, तो आएगा NC0 NC2, इधर से NC1, इधर से भी NC1, ठीक है, प्लस फिर आ जाएगा NC2 इंटू NC0, ये आएगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ ये आया। अब देखो हमें ये लग सकता है यार ये तो अलग चीज़ लिखी हुई है, वो अलग चीज़ लिखी हुई है, नहीं, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो वो अल्टीमेटली इतना ही आएगा, ठीक। ऐसे ही तो सीरीज़ का सम निकलेगा, ये भी एक सीरीज़ है, भले इसमें 3 टर्म हो, बट ये एक सीरीज़ है, और इसका वैल्यू उधर से हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि इसका वैल्यू माइनस NC1 होना चाहिए, ठीक है, प्लस ऐसे ही चलता जाएगा। अब देखो यहाँ पे लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कितना था, n, ये ठीक है, इन दोनों को जोड़ा तो भी n, इन दोनों को जोड़ा तो भी n, ऐसे करके आएगा। तो ऐसे ही चलते चलते हमारे पास भी x रेज़ टू पावर n आएगा, ठीक है। तो अब x रेज़ टू पावर n का कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से हमने एक एक टर्म से देख लिया कि किसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। अगर मेरे को x रेज़ टू पावर n चाहिए और मैंने यहाँ से NC0 उठाया, मतलब इसने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया x की पावर में, तो सारे का सारा x का पावर दूसरे ब्रैकेट से आना चाहिए। तो ये जो NC0 है वो इस NCn से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तभी x रेज़ टू पावर n बनेगा। तो एक टर्म हो गया NC0 NCn, ठीक है। फिर हम यहाँ से एक टर्म आगे शिफ्ट हुए, तो यहाँ एक x आ गया, तो इधर से अब एक कम x ले लिया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से x और यहाँ से x रेज़ टू पावर n माइनस 1, तो x रेज़ टू पावर n हो जाएगा, और साथ में कितना होगा NCn माइनस 1 और यहाँ से माइनस NC1, तो माइनस NC1 इंटू NCn माइनस 1, प्लस फिर एक टर्म इधर शिफ्ट हुए NC2 और इधर भी एक टर्म शिफ्ट हुए NCn माइनस 2 माइनस एंड सो ऑन, ऐसे सीरीज आएगा। अच्छा, जब हमने यहाँ से NC2 उठाया एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से जब NCn माइनस 2 उठाएंगे तभी मल्टीप्लाई करने पे एक्स रेज़ टू पावर n बनेगा, और कैसे भी मल्टीप्लाई करो नहीं बनेगा, ये ठीक है। और किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे या तो पावर ज़्यादा आएगा या कम आएगा, n तो केवल एक ही बार आएगा। तो यहाँ से अगर हमने कोई भी टर्म उठाया, उसको अगर इसके सारे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी पावर ऑफकोर्स एक ही बार बनेगा, वरना तो पावर इधर से मल्टीप्लाई करना चालू किया हमने, यहाँ से कोई भी टर्म उठाया, जैसे NC2 उठाया, इससे मल्टीप्लाई करना चालू किया, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि इसका अपने साथ एक्स स्क्वायर आएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, तो पावर चेंज होता चला जाएगा। तो इधर से अगर हमने एक सिंगल टर्म उठाया तो इधर के डिफरेंट टर्म से मल्टीप्लाई करके किसी भी 2 टर्म का पावर सेम नहीं आ सकता, ऑफकोर्स बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए NC2 एक ही बार आएगा एक्स रेज़ टू पावर n में, ये ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, यही हमारा रिक्वायर्ड सम है, ठीक है। ये सीरीज देखिए NC0 NCn वो ये लिखा है, माइनस NC1 NCn माइनस 1 वो ये लिखा हुआ है, एंड सो ऑन, यही हमारा रिक्वायर्ड सम है। तो एक्स रेज़ टू पावर n के साथ तो ये आ गया। अब इधर देखते हैं एक्स रेज़ टू पावर n के साथ क्या आएगा। अब n कोई नंबर तो बताया नहीं है देखो इसमें, बट हम पैटर्न पहचान सकते हैं कि अगर देखो एक्स रेज़ टू पावर 6 है तो n के नीचे या 3 लिखा हुआ है, अगर पावर 4 है तो 2 लिखा हुआ है, और 5 तो x का पावर 5 तो हो ही नहीं सकता। तो 2 आंसर हैं, मतलब 2 आंसर नहीं, आंसर एक है, कंडीशंस 2 हैं। अगर n हो जाए ऑड, अगर n ऑड हो जाए
तो इधर एक्स रेशो पाई एन आएगा ही नहीं। तो जो भी टर्म ना आए उसके कोफिशिएंट को हम जीरो बोल देते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स नहीं है, बट मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स। तो जो भी टर्म प्रेजेंट नहीं है उसके कोफिशिएंट को जीरो बोलेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, अगर एन ऑड है तो इधर एक्स रेशो पाई एन का टर्म आएगा ही नहीं। उसका मतलब क्या है कि ये सम जो है वो जीरो होना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से कोफिशिएंट बराबर ही आना चाहिए। तो उसका मतलब क्या है कि जब इसको इवेल्युएट करेंगे पूरे ब्रैकेट को, तो टर्म आपस में कट पिट के खत्म हो जाएगा। अगर देखो एन इवन है, मान लिया n का वैल्यू 16 है, मान लिया 16 है n का वैल्यू, तो x रेशो 16 तो इसमें आएगा, बट 16 के साथ क्या आएगा, 6 के साथ आएगा nc3 आधा, 4 के साथ आएगा nc2। तो ऐसे अगर ये 16 लिखा होता तो यहाँ 8 आता। और इसमें भी ऐसे देख सकते हैं कि अगर 2, ये जो नीचे लिखा है ये अगर इवन है तो प्लस आ रहा है, ये अगर ऑड है तो माइनस आ रहा है। तो x का जो भी पावर है, पहली बार तो अगर पावर n है तो यहाँ n/2 आ रहा है, प्रोवाइडेड n अगर इंटीजर है तो, सॉरी इवन इंटीजर है तो, और वो जो n/2 है वो खुद इवन है या ऑड है, उसके हिसाब से यहाँ प्लस माइनस आ रहा है। तो इसलिए कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर n ऑन बोथ साइड्स रिक्वायर्ड सम इज इक्वल्स टू, अगर n ऑड होगा तब तो आएगा ही नहीं, तब तो आंसर कितना हो गया 0 इफ n इज ऑड। और अगर n इवन होगा तो हमने क्या बोला कि n अगर इवन होगा तो नीचे वाला जो सबस्क्रिप्ट है वो आधा होगा, तो आ जाएगा nc(n/2)। अगर n का वैल्यू मान लिया 16 है तो यहाँ 8 आएगा, ठीक है। और अगर ये 8 आया तो 8 तो खुद इवन है तो प्लस के साथ आएगा यहाँ पे, ये ठीक है। अगर ये 16 होता है, ये 8 होता तो ये प्लस होता। अगर ये 16 की बजाय n का वैल्यू 14 है तो n/2 7 हो जाएगा। अगर ये 7 है तो फिर माइनस आएगा, तो वो जो बाहर प्लस माइनस लिखा है उसकी वजह से तो ये आ गया n/2, ये ठीक है। इफ n इज इवन, तो हमारा आंसर यही हो गया कि जो रिक्वायर्ड सम है वो 0 होगा अगर n ऑड है, रिक्वायर्ड सम इतना होगा अगर n इवन है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन 3, फाइंड फर्स्ट 31c0 37c3 प्लस 31c1 37c4 प्लस 31c2 37c5 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे करके, ठीक है। इसमें देखो, अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे शॉर्टकट से, ठीक है। तो शॉर्टकट केवल जब ही काम करेगा जब बीच में सब प्लस प्लस है, ये ठीक है। ऑल्टरनेट प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। तो जो अभी हमने जस्ट क्वेश्चन किया था ऑल्टरनेट प्लस माइनस वाला, वो तो हम जब ही काम करेंगे, वो तो उसका तो जब ही यूज़ है जब, सॉरी, उसको सॉल्व करने के लिए हम वही कोफिशिएंट कंपैरिजन वाला मेथड लगाएंगे, ठीक है। प्लस माइनस वाला है तो ये शॉर्टकट नहीं लगाएंगे। केवल प्लस प्लस है या ऑफकोर्स केवल माइनस माइनस है तो सब में से माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस प्लस बन जाएगा, तो फिर ये वाला शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। मेथड क्या बोलेगा, सॉल्यूशन रिक्वायर्ड सम इज इक्वल्स टू 31c0, और वो जो हमने कंडीशन बोला था वो तो अभी भी एप्लीकेबल है कि दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन लोअर सबस्क्रिप्ट का सम शुड बी कांस्टेंट। तो जैसे अगर हमने अभी ऐड किया तो ये 3 आएगा, ये 5 आएगा, ये 7 आएगा, इट इज़ नॉट कांस्टेंट, तो अभी तो काम करेगा नहीं। तो NCR बराबर
एन सी एन माइनस आर लगा दी किसी भी एक के ऊपर, तो जैसे दूसरे वाले टर्म के ऊपर लगा देते हैं 34, 37 में से ये घटा दिया तो 34 आ गया। पहले वाले को ऐसे लिखा रहने दिया, तो 31C 0, 37C 33 प्लस 31C 2, 37C 32 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे करके आ गया। ठीक है, अब देखो इन दोनों का जो सम है दैट यू कैन सी इज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज 34। ये ठीक है, ये भी जो सम है वो 34 है, ये भी जो सम है वो 34 है। वैल्यू 34 नहीं है, इस पूरे की वैल्यू 34 नहीं, केवल इन दोनों लोअर सबस्क्रिप्ट का सम 34 है, ये बताया गया। तो इससे हमें पता लगा कि ये मेथड काम कर जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जो आंसर आएगा उसमें क्या करो, ऊपर वाला जोड़ दो, तो 7 और 1 8, 3 और 3 6, तो 68 हो गया और ये 34 नीचे। ठीक है, तो यही आंसर आ जाएगा। 68C 34, यही आंसर है। जो ये सम कांस्टेंट आया है वो नीचे आ जाएगा और इन दोनों का जो सम है वो ऊपर आ जाएगा। बस हमने क्या और चेक किया कि जैसे ये जो टर्म हमने लिखे हुए ये पॉसिबल टर्म है। अब क्वेश्चन तो हो भी सकता है वो ये टर्म ना लिखे, ये ठीक है, वो यहाँ से चालू कर दे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो आई हैव टू सी कि अगर इस वाले आंसर में सारे टर्म आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कोई और भी टर्म पॉसिबल हो इस फॉर्मेट में कि लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कांस्टेंट बन जाए। तो देखो 31C 0 से पहले तो कुछ नहीं हो सकता, 0 से ही चालू हो सकता है, और 0 के बाद ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और आगे डॉट 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 लिखा है, तो उसका मतलब क्या है कि जहाँ तक डिफाइन होगा वहाँ तक तो सारा लिखा हुआ है और इससे पहला कोई टर्म हो नहीं सकता, तो उसका नहीं, कुछ भी मिसिंग नहीं है, कुछ भी मिसिंग नहीं है, तो ये आंसर हो गया। अगर मान लिया हम ये क्वेश्चन यहाँ से चालू करें, यहाँ से, ठीक है, उसका ना क्या है यहाँ से, तो इसमें मेरे को दिख रहा है ना कि 1 से पहले 0 हो सकता है, तो वो टर्म मिसिंग है, तो हम इस आंसर में जो भी टर्म मिसिंग है वो घटा देते, मतलब ये घटा देते इधर। ठीक है, अच्छा, अब कोई बच्चा ये सोच सकता है जैसे 33 है 34 है तो इससे पहले 35 हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, बट दोनों ही टर्म लिखने पड़ेंगे ना। 35 की तरफ से तो चल जाएगा बट इसकी तरफ से नहीं चलेगा ना, इसको तो एक घटना पड़ेगा। ये ठीक है, अगर एक कम हो रहा है तो -1 आएगा, तो वो तो नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए यही आंसर है, बस यही आंसर। कहाँ से आया ये, ऊपर है 31 + 37, C 0 + 34, ये है। ठीक है, और वैसे तो आगे चल के हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, ये कोई ऐसे जादू की छड़ी नहीं है कि आंसर कैसे आ गया। दिस इज वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आई कैन एक्सप्लेन। तो जिन लोगों ने पढ़ा रखा है परमुटेशन कॉम्बिनेशन उनको समझ में आ जाएगा, और जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है तो वो इस एक्सप्लेनेशन को टाइम बीइंग के लिए भूल जाए। जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लोगे तो उसके बाद यू शुड बी एबल टू अप्रिशिएट इट और अंडरस्टैंड इट। कि तुम ऐसे मानो कि हमारे पास 2 बैग हैं, पहले बैग में 31 ऑब्जेक्ट्स हैं, दूसरे बैग में 37 ऑब्जेक्ट्स हैं, और हमने क्या करना है कि दोनों 30 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों बैग से उठा के टोटल 34 ऑब्जेक्ट्स उठाना है। ये ठीक है, पहले बैग में 31 37, दोनों से मिला के मेरे को 34 ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करना है, सारी ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, तो नंबर ऑफ वेज क्या होगा। तो एक तो हम ऐसे काउंट कर सकते हैं कि पहले में से 0 उठाया, दूसरे में से 34, पहले में से 1 उठाया, दूसरे में से 33। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यार जब इन दोनों से मिला के मेरे को 34 उठाना है, तो हमने क्या किया, एक बैग लिया, उसको दूसरे में खाली किया, रख दिया, इसमें से पूरे में से 34 उठा लिया, तो अपने आप आंसर आ जाएगा। तो वो जो पूरे में से उठा लिया वो आंसर ही है। अगर ये एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आया तो सीधा समझ लो परमुटेशन कॉम्बिनेशन अभी पढ़ने की जरूरत है, लीव इट, ये ठीक है, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। और समझ में आ गया फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो मेरे को कुछ बोलना ही नहीं। ठीक है, सेकेंड पार्ट 41C 2 और 35C 7, 41C 3, 35C 8 प्लस 41C 4, 35C 9 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, एंड अगेन लेट मी रिमाइंड यू, दिस विल वर्क, दिस direct method will work only if
फर्स्ट कंडीशन लोअर सबस्क्रिप्ट का जो सम है वो कांस्टेंट होना चाहिए, एंड सेकंड थिंग मिडिल में केवल प्लस प्लस होने चाहिए, प्लस माइनस नहीं चलेगा। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 41C2 ऐसे लिखा रहने दिया। ठीक है, इसमें NCR बराबर NCN माइनस R लगाया तो इट विल बी 35C28 प्लस 41C3 35C27 प्लस 41C4 35C26 प्लस एंड सो ऑन। लोअर सबस्क्रिप्ट का सम 30 30 30 चलेगा। तो आंसर कितना हो गया? 4 और 3 7, 5 और 1 6। अपर सबस्क्रिप्ट को जोड़ा, लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कितना था? 30, ये आ गया। ये ठीक है। इज इट पॉसिबल टू राइट मोर टर्म्स? ये ठीक है, इन द गिवन फॉर्मेट। ये जो टर्म लिखे हुए इसमें भी और भी टर्म डिफाइन हो सकते हैं क्या? तो अगर हम आगे की तरफ जाएं तो 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये तो 41 तक चला जाएगा। डॉट डॉट करके छोड़ रखा है तो उधर तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे अगर हम पहले जाना चाहें तो ऑफ कोर्स 0 1 दो टर्म मिसिंग है। ये ठीक है, यहाँ 0 भी आ सकता था, यहाँ 1 भी आ सकता था। फिर हमने ये देखा कि चलो यहाँ 0 1 तो सही है, ये वाला तो अनडिफाइन नहीं होगा, तो अगर इसमें एक कम करेंगे तो इसमें एक बढ़ाएंगे, तो इसमें मतलब क्योंकि ये घट रहा है तो इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो ये 2 की जगह जब 1 होगा ये 28 की जगह 29 होगा। तो विल इट बी डिफाइंड? आंसर इज यस। 35C29 विल बी डिफाइंड। 35 से 35 तक डिफाइंड है, तो 29 पे भी डिफाइन होगा। तो जो भी टर्म आया 41C1 35C29 ये डिफाइन होगा। तो ये हमने कम कर दिया, और फिर एक 41C0 इंटू 35C28 ये भी डिफाइन होगा, तो ये हमने कम कर दिया। सॉरी 28 नहीं, इधर तो बढ़ेगा ना, इट शुड बी 30। ये हो गया हमारा आंसर नेट। ठीक है, तो आई होप नाउ यू शुड बी एबल टू अप्लाई दिस सो कॉल्ड शॉर्टकट एज वेल। तो आगे चलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, दैट इज टाइप 4 व्हेन लोअर सबस्क्रिप्ट इज फिक्स्ड। तो पहले तो देखो इसकी एसोसिएटेड थ्योरी क्या है। वो थ्योरी ये है, अगर हम ये बोलें कि कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 7 इन 1 प्लस x रेज़ टू पावर 21 क्या है, ठीक है, तो आंसर कितना आएगा? कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 7 इन 1 प्लस x रेज़ टू पावर 21। 1 प्लस x रेज़ टू पावर 21 सिंपल बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे जब इसका 1 प्लस x रेज़ टू पावर 21 का, तो वैसे आएगा 21C0 प्लस 21C1 इंटू एक्स प्लस 21C2 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे करके आएगा सिंपल बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो उसमें से एक्स रेज़ टू पावर 7 के साथ क्या रहा होगा? वो आ रहा होगा 21C7, एज सिंपल एज दिस। तो ये जो 7 है बेसिकली ये तो हो गया x के ऊपर पावर, अगर यहाँ पे 1 प्लस एक्स है तो, और ये जो 21 है वो यहाँ से आ रहा है। ऑफकोर्स NCR बराबर NCN माइनस R लगा के इसको 21C14 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो ये हो गया। अब देखो हम इसको उल्टा भी बोल सकते हैं। सेकंड, अगर मेरे पास कहीं ऐसे लिखा हो 35C8, ये एक्सप्रेशन लिखा है 35C8 इज विल बी ए वैल्यू, कैन आई रिप्लेस मैथमेटिकली दिस एक्सप्रेशन और दिस वैल्यू विद एन इक्वलेंट स्टेटमेंट? तो आंसर इज यस। What I'll do, I'll write
कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 8 इन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 35 इधर आ गया, 8 इधर। ये अगर इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर है, उल्टा भी बोल सकते हैं। कहीं पे 35C8 लिखा है तो उसको हटा के आई कैन रिप्लेस दिस वैल्यू विद दिस स्टेटमेंट, बिकॉज जब इसका आंसर ढूंढने चलेंगे तो यही आंसर आ जाएगा 35C8। ऑब्वियस हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएंगे कि यार ये इतना सीधा साधा लिखा है, छोटा सा आंसर इतना बड़ा क्यों लिखा हमने। तो होल्ड योर हॉर्सेस, ये ठीक है, विल कम टू दिस। बट अभी तो मेरे को समझ में आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, लिख क्या रहे हैं, इज इट अलाउड। ठीक है, तो ऑफकोर्स ये ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि जब इसका आंसर ढूंढेंगे यही आएगा। अब मान लिया 31C5 प्लस मान लिया 35C5 ऐसे लिखा है, तो इसको हम इस हिसाब से कैसे लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 5 इन कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 5 इन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 31। पहले वाले स्टेटमेंट को इससे रिप्लेस कर सकते हैं, प्लस दूसरे वाले स्टेटमेंट को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 5 इन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 35, क्योंकि ये 35 हो गया। तो प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 5 इन दिस। इन दोनों में से हम इतना पार्ट कॉमन ले लिया हमने, क्योंकि ये दोनों में सेम ही चीज़ यूज़ हो रहा है। तो प्लस 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 35, ये हो गया। देखो ये वाला जो टाइप है इसको हम बोलेंगे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है समझना, कॉम्प्रीहेंड करना। तो IIT JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल यू कैन लीव दिस टाइप 4। ठीक है, केवल टाइप 4 की बात करें, इसको यू कैन लीव। ये ठीक है, मेंस के लिए केवल प्रिपरेशन करें, यू कैन लीव दिस। क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि RCR प्लस R प्लस 1 CR R प्लस 2 CR, उस फॉर्मूले से हमारे काफ़ी चीज़ कवर ऑलरेडी हो जाएगा। इसकी हमें बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी, एडवांस के लेवल पे थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर ये लोअर सबस्क्रिप्ट सेम है 5 तो आई कैन रिप्लेस दिस विद दिस स्टेटमेंट। ये ठीक है, ये इसका एसोसिएटेड थ्योरी है। ये ठीक है, विद दिस आई कैन सॉल्व क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। ठीक है, तो चलो करते हैं क्वेश्चन 1। ठीक है, फाइंड, पहले तो हम वही फॉर्मूला कर लेते हैं जो ऑलरेडी हमें पता है। ये ठीक है, KCK प्लस K प्लस 1CK प्लस K प्लस 2CK प्लस ऐसे करते करते NCK, ये ठीक है। तो सॉल्यूशन, ये वाला मेथड लगेगा। इसका हिंट हमें कहाँ से लगेगा कि जो लोअर सबस्क्रिप्ट है वो फिक्स्ड है, ये हमेशा K फिक्स्ड है। तो हम ऐसे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ, ये K को देख के, वैसे तो मेरे को आंसर पता है कि अगर ये K फिक्स्ड है और K से ही चालू हो रहा है, एक एक बढ़ रहा है, तो इसमें 1 1 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। आंसर इस क्वेश्चन के कितना आने वाला है, n प्लस 1 CK प्लस 1, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर K इन, पहले वाला टर्म हो जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर K प्लस ये वाला टर्म हो जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर K प्लस 1, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर K प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन। लास्ट वाला हो जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, ये हो गया। ठीक है, ये लोअर सबस्क्रिप्ट K है, तो इस वाले टर्म को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर K इन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर K प्लस 1। इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर K, यही वाली थ्योरी लगा के, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर K इन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर K प्लस 2। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर K बार बार लिखने के बजाय उनको कॉमन ले लिया, तो ये आ गया। ठीक है, अब देखो अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यू शुड अप्रिशिएट, आई कैन ऑल्सो राइट डाउन कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर K इन, इसको ऐसे लिख लिया 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये तो K से पावर चालू हो रहा है, तो हमने 0 से पावर चालू कर दिया, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 3 प्लस एंड सो ऑन, और कहाँ तक गए 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n। ये ठीक है, ये एक्स रेज टू पावर n तो यही है, ये कहीं मिडिल तक आया, उसके इधर वाले टर्म हमने जोड़ दिया, मतलब पावर K से लेके n तक तो ऑलरेडी लिखा है,
तो हमने पावर k माइनस 1, k माइनस 2, k माइनस 3 ऐसे करते करते 0 तक पावर जोड़ दिया। ठीक है, क्यों जोड़ दिया? विदाउट जोड़े भी काम चल जाएगा, बट ये तो जस्ट तुम्हें समझाने के लिए, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाए, इसलिए जोड़ा है। ठीक है, विदाउट उसके काम चल जाए, यहीं से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब व्हाट आई एम क्लेमिंग कि इसको जोड़ने का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ठीक है, ऐसे लिखा है ऐसे लिखा है, दोनों एक ही बात है। अब क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा ऐसे कैसे एक बात है, इसमें तो हमने बहुत सारे टर्म एक्स्ट्रा लिखे हैं। तो आंसर ये है कि जो हमने टर्म एक्स्ट्रा लिखे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लिखा है 1 + x⁻k, तो अगर यहाँ पावर k लिखा है तो इस टर्म में x का हाईएस्ट पावर कितना आएगा? k। इससे जो पहले वाला टर्म लिखा हुआ 1 + x⁻k-1, उसमें x का हाईएस्ट पावर कितना आएगा? k-1। बट हम क्या ढूंढ रहे हैं? x⁻k। मतलब कि इसने कुछ ऐसा बोला कि x⁻50 का कोफिशिएंट बताओ, और हमने उसमें जोड़ दिया 1 + x⁻45। अब 1 + x⁻45 पूरा एक्सपेंड कर दो, x⁻45 ही मैक्सिमम आएगा उसमें, उससे ज़्यादा ही नहीं आएगा ही। तो अगर हम x⁻50 का कोफिशिएंट ढूंढ रहे हैं किसी भी एक्सप्रेशन में, और उसमें मैं एडिशनली 1 + x⁻49 ऐड कर दूं, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ से कुछ उसका जो हमने टर्म ऐड किया है उससे कोफिशिएंट चेंज होगा ही नहीं, जितना पहले आ रहा था अभी भी उतना ही आएगा, क्योंकि जो टर्म हमने ऐड किया है उसका कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है उस कोफिशिएंट में। तो नाउ यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर हम x⁻k ढूंढ रहे हैं तो इससे छोटे हमने जितने भी टर्म जोड़े 1 + x⁻k+1, सॉरी k-1, k-2, या फिर ये, इनमें किसी में भी x⁻k आएगा ही नहीं। तो इनको जोड़ो या ना जोड़ो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, जितना कोफिशिएंट पहले जो कंट्रीब्यूट करा था अभी भी वही कंट्रीब्यूट करेगा, कोई भी एक्स्ट्रा टर्म नहीं आया। ठीक है, तो फिर हमने जोड़ा ही क्यों? तो उसके लिए मैंने बोला कि नहीं जोड़ेंगे, परफेक्टली काम चल जाएगा, बस केवल समझाने के लिए जोड़ा। अब ये क्या है? ये GP है, वैसे तो GP ये भी है, आंसर दोनों जगह से सेम ही आएगा, बस इसमें फर्स्ट टर्म चेंज हो गया, तो उसका फाइनल आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें ये समझ आता है कि ये GP है और इस GP का कॉमन रेशो इज़ 1 + x, ये 1 + x है, और 1 + x⁻0 से लेके 1 + x⁻n तक जा रहा है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 +, मतलब फॉर्मूला क्या होता है वैसे GP के सम का a × r⁻n-1 ये फॉर्मूला होता है r-1। a हो गया फर्स्ट टर्म, r हो गया कॉमन रेशियो, तो इसमें कॉमन रेशियो इज़ 1 + x, तो ये हो गया a फर्स्ट टर्म, 1 + x⁻, नंबर ऑफ टर्म्स तो वो n+1 है, 0, 1, 2, 3 से लेके n तक जा रहे हैं, 1 + x-1, ये हो गया r-1, ये हो गया r⁻n-1। ये ठीक है, r⁻n में n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स होता है। ठीक है, GP के अंदर कितने टर्म्स लिखे हैं वो होता है। सो दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x⁻k इन, ये 1 1 कैंसिल हो गया, 1/x बाहर लिख दिया हमने, 1 + x⁻n+1 - 1। तो अल्टीमेटली हमें इस पूरे ब्रैकेट में से x⁻k का कोफिशिएंट चाहिए। तो इसको चलो अब ऐसे लिख लेते हैं, दिस इम्प्लाइज कोफिशिएंट ऑफ x⁻k इन 1/x, और इसको ओपन कर दिया बाइनॉमियली, तो आ जाएगा n+1c 0 + n+1c 1x, n+1c 2x² प्लस एंड सो ऑन, बीच में आएगा n+1c k x⁻k, n+1c k+1 x⁻k+1 प्लस ऐसे ही आगे तक जाएगा -1। ये ठीक है, ये भी 1 लिखा है तो इसको अलग से लिख दिया, वो ये वाला 1 है। ठीक है, हमें क्या चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ x⁻k चाहिए। अब इस अगर 1/x को आगे ले जाएं तो यहाँ तो 1/x आएगा, यहाँ को x कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म आएगा, यहाँ x आएगा, तो ऐसे ही यहाँ पे एक x कैंसिल हो जाएगा, x⁻k-1 आएगा, यहाँ पे एक x कैंसिल होगा तो x⁻k आएगा, उसके आगे k से ऑफकोर्स ज़्यादा आएगा, उससे पहले k से कम आना था। तो मेरे को तो x⁻k के साथ जो लिखा है कोफिशिएंट जिसको बोलते हैं वो चाहिए।
तो इन सब में एक्स रेज़ टू पावर के तो केवल यहीं से आएगा, तो इसमें एक्स रेज़ टू पावर के के साथ क्या लिखा होगा, n+1 सी के प्लस 1 ये लिखा होगा। तो बस यही चाहिए, यही आंसर हो गया कि उसने यही तो बोला ना कोफिशिएंट बताओ, तो आंसर हो गया n+1 सी के प्लस 1, ये आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 2, फाइंड MC1 minus and so on। क्वेश्चन 3, फाइंड सिग्मा p इज इक्वल टू 1 से लेके n तक चलो पहले ये क्वेश्चन करते हैं। सॉल्यूशन 2, रिक्वायर्ड सम बराबर, फर्स्ट क्वेश्चन में नोटिस करने लायक चीज़ क्या है कि ये m फिक्स है, तो इस m को देख के हमने क्या लिखा, कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर m इन
अब देखो इसकी वजह से हम क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन। ठीक है, तो अगर ये लिखा होता, इसकी जगह हमने ये स्टेटमेंट लिखा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर एम इन दिस। अब अगर ये मल्टीप्लाई किया तो ये फिर एज इट इज़ आ जाएगा MC1। ठीक है, अब यहाँ से जो कोफिशिएंट निकलेगा वो इससे मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा। फिर ऐसे ही दूसरे वाला टर्म हो जाएगा माइनस MC2 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n प्लस MC3 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 3n माइनस एंड सो ऑन, ऐसे लिखो। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चंस में आइडिया क्या होता है, जो हमने इससे भी पहले क्वेश्चन किया था कि पहले तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि देखो एक कोफिशिएंट, एक लोअर सबस्क्रिप्ट फिक्स्ड है, उसकी वजह से एक स्टेटमेंट आ गया ऐसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर m, क्योंकि वो m फिक्स था, अंदर एक सीरीज़ आ गई। तो इससे जो हमने पहले क्वेश्चन किया था उसमें वो सीरीज GP बनी थी, तो हमने GP को सम कर लिया। इस वाले केस में MC1, MC2, MC3 जो है ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है, तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन बनना है, तो हम बाइनोमियल एक्सपेंशन के हिसाब से सम कर लेंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन में एक मिनट के लिए हम इसको भूल जाएं, तो ये ऐसे लिखा है MC1, MC2, MC3, तो NCR इंटू एक्स रेज टू पावर R करके होता है, मतलब जो एक्सपेंशन बनता है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n का, वो ऐसे कुछ होता है NCR एक्स रेज टू पावर R फिर सिग्मा R बराबर 0 से लेके n तक, ये मैच करता है। तो यहाँ पे अगर 1 लिखा है तो इसके साथ आई वॉन्ट समथिंग रेज टू पावर 1 होना चाहिए। अगर यहाँ 2 लिखा है तो आई वॉन्ट समथिंग रेज टू पावर 2 होना चाहिए। अगर ये 3 लिखा है तो समथिंग रेज टू पावर 3 होना चाहिए। वो जो समथिंग होगा वो इस x का काम करेगा, समथिंग रेज टू पावर। तो यहाँ पे आपको तो क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि ये पूरा ही x है, क्योंकि इसकी पावर 1 हो गई। यहाँ 2 लेने पे 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 1 मिनट के लिए इसको ये ठीक है t बोल दूँ, तो ये ऐसे हो गया MC1 इंटू टी माइनस MC2 इंटू टी स्क्वायर प्लस MC3 इंटू टी क्यूब माइनस एंड सो ऑन, ऐसे हो गया। सो दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर m इन, देखो MC1, MC2, MC3 में 0 से चालू होना चाहिए, तो हमने क्या किया MC0 जोड़ा और घटाया। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और उसके आगे ये लिख दिया माइनस MC1 इंटू टी प्लस MC2 इंटू टी स्क्वायर माइनस MC3 इंटू टी क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ये हो गया। तो जब इस माइनस को अंदर ले जाएंगे या इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ साइन प्लस आ जाएगा तो ये आ गया, माइनस आ जाएगा तो ये आ गया एंड सो ऑन। दिस इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर m इन MC0 इज नथिंग बट 1 माइनस ये लिखा हुआ है, ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा हुआ है ये। ठीक है, अगर ये ऐसे सारे टर्म लिखे हुए तो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, ये वाला n कौन सा n है ये, और ये x क्या है जिसके ऊपर भी पावर वेरी कर रहा है, तो उस हिसाब से इसमें 1 माइनस टी रेज टू पावर m इसका कोफिशिएंट है। ठीक है, 1 माइनस टी रेज टू पावर m इसका कोफिशिएंट है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर m इन, ठीक है, ये 1 ये आ गया, ठीक है, ये माइनस ये आ गया, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, इस ब्रैकेट के अंदर ये एक्सपेंशन लिखा है, इस ब्रैकेट के अंदर लिखा है 1 माइनस टी रेज टू पावर m। ठीक है, तो इसके अंदर लिखा है 1 माइनस टी होल रेज टू पावर m। अब t क्या है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n। ठीक है, तो देखो ये वाला 1 ये वाला 1 है, ये 1 माइनस टी रेज टू पावर m जो है, ठीक है, ये m तो ये m हो गया। यहाँ पे इसको ऐसे बोल सकते हैं ये वाला जो 1 है वो ये वाला 1 है।
और t हमने इसको बोला था 1 प्लस एक्स रेज पर एन को, तो इस t की जगह 1 प्लस एक्स रेज पर एन रख दिया। तो दिस इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर एम एन, ठीक है, ये 1। वैसे इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम एक्स रेज टू पावर एम का कोफिशिएंट ढूंढ रहे हैं, इसको लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें एक्स रेज टू पावर एम थोड़ा आ जाएगा, इतने से ही काम चला सकते हैं वैसे तो, ठीक है। बट चलो लिख दिया हमने फिर भी 1 माइनस इस पूरे के ऊपर ये पावर m लिखा है, तो हमने क्या किया, वो पावर m तो अलग कर दिया, ठीक है। अब ये जो पूरा लिखा है ब्रैकेट के अंदर वो ऐसे लिखा है 1 माइनस और 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, इसको बाइनोमियली ओपन कर दें तो 1 प्लस एन सी मतलब एन सी 0 एन सी 1x प्लस एन सी 2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। ये m जो है वो तो इस ब्रैकेट के ऊपर है, तो ये तो अंदर ही है, तो एन सी 0 भी 1 होता है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों कैंसिल कर दिया। अब कितना आ गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर m इन, ये वाला 1 फिर यही 1 है, फिर ये माइनस, ये वाला माइनस है, इसको एक्सपेंड करने से जो 1 आया था वो हमने ये वाली पावर m यहाँ पे आ गई, ठीक है। हमने m के अंदर जो एक्सपेंड किया उसमें NC0 कैंसिल हो गया, ये सारे टर्म बच गए, तो माइनस NC1x माइनस NC2x स्क्वायर, और चलो थोड़ा दूर जाके लिख दें माइनस एंड सो ऑन, ऐसे लिखा हुआ। तो देखो ये जो 1 है इसका तो कोई लेना देना नहीं m से, एक्स रेज टू पावर m यहाँ से तो आ ही नहीं जाएगा। इसमें क्या है, ये ब्रैकेट ऐसे लिखा है माइनस एन एक्स माइनस एन सी 2x स्क्वायर माइनस एन सी 3x क्यूब माइनस एंड सो ऑन होल रेज टू पावर m, ठीक है। तो इसमें से अगर हमें मतलब इसको भी हमने एक्सपेंड कर दिया, अगर हम इसको ऐसे बोलें इसको एक्सपेंड कर दिया, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये ऐसे लिखा है माइनस एन एक्स माइनस एन सी 2x स्क्वायर, ऐसे एक ब्रैकेट, फिर माइनस एन एक्स माइनस एन सी 2x स्क्वायर, ऐसे करके दूसरा ब्रैकेट, तीसरा ब्रैकेट, ऐसे करके टोटल m ब्रैकेट्स लिखें, ठीक है। जब इन सबको मल्टीप्लाई करके ओपन करेंगे तो x का सबसे छोटा पावर कौन सा आएगा, सबसे छोटा पावर जब ही आएगा जब हर जगह से x निकालें। अगर एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो पावर बढ़ जाएगा, तो यहाँ से भी माइनस एक्स, यहाँ से भी माइनस एक्स, यहाँ से भी माइनस एक्स, लास्ट से भी माइनस एक्स। कितने ब्रैकेट्स हैं ये, m, तो m ब्रैकेटों से अगर हम माइनस एन एक्स निकालेंगे तो x का सबसे छोटा पावर आएगा और वो होगा एक्स रेज टू पावर m, और वही चाहिए हमें, ठीक है। तो अगर इस एक्सपेंशन से एक्स रेज टू पावर m चाहिए तो ये जो m पावर है वो इस पे आ जाएगा पूरे का पूरा। वो कैसे आ जाएगा, जब इनमें सारे टर्मों को मल्टीप्लाई किया तो एक्स रेज टू पावर m कैसे बनेगा, जब हर जगह से nx निकाल के मल्टीप्लाई करें तो मिनिमम पावर जो होगा वो माइनस एक्स रेज टू पावर m ही होगा, उसका जो कोफिशिएंट होगा वो ये होगा, ठीक है। तो यही आंसर आ गया, माइनस n होल रेज टू पावर m, ये आंसर आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है। जैसा मैंने पहले बोला था कि ये वाला जो टाइप है वो थोड़ा टफ है, अगर नहीं समझ में आए तो वी कैन लीव दिस टाइप, ठीक है। टाइप 4 जो है स्पेशली, जिसको समझने में दिक्कत है वो एक बार दोबारा देखे, खुद लिख के देखो कि क्या बन रहा है, कोफिशिएंट कैसे आता है। अब इस पे आते हैं, दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा p इज इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। ये ऐसे दिखने में डरावना लग रहा है, इतना डरावना है नहीं।
अब देखो यहाँ पे देखो m बराबर ये जो सिग्मा है, इस बाहर वाले सिग्मा को तो 1 मिनट के लिए हम भूल गए, इसको तो हम भूल गए, केवल अंदर आ गए। ये जो सिग्मा है ये किसके ऊपर लगा रखा है, m के ऊपर। उसका मतलब क्या है कि m चेंज हो रहा है, m जो है वो चेंज होगा लगातार, और ये p से लेके n तक जा रहा है। तो p एक मतलब ये ऐसे कर सकते हैं 2 से लेके n तक जा रहा है, तो ये तो एक फिक्स्ड नंबर होगा, तभी तो p आएगा, फिर p+1 p+2 ऐसे करके। तो इस सिग्मा के लिए, इसको तो मैंने देखा ही नहीं अभी, ये तो हम बाद में करेंगे, पहले तो ये आंसर निकालें। तो इस सिग्मा के लिए p कांस्टेंट है, p कांस्टेंट है मतलब ये कांस्टेंट हो गया। तो इसको हम किस चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर p इन, इसकी वजह से क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर m, ठीक है। और या चलो पहले इसको ऐसे कर सकते हैं, दिस इज सिग्मा p इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, हम क्या करते हैं इसको एक्सपेंड ही कर लेते हैं। तो m का वैल्यू पहले p रखा, तो ये आ गया NCP MCP, फिर m का वैल्यू p+1 रखा, p+1 p+1CP प्लस NCP+2 p+2CP प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक जा रहा है n तक, तो NCN NCP ये आ गया, ठीक है। तो ये वाला जो बाहर वाला सिग्मा है वो तो हमने बाहर कर दिया, उसको तो अभी देखा ही नहीं। और दिस यू कैन ऑब्जर्व कि ये कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट की वजह से हम लिखा कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर p इन, ये कोफिशिएंट एज इट इज NCP, और इसकी वजह से आएगा 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर m प्लस कितना आ जाएगा NCP+1 इंटू 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर p+1। क्या गलत किया हमने, ये p आएगा, यहाँ m की जगह हमने पहले p रखा तो दोनों जगह p आ जाएगा, ये p आ गया, फिर दोनों जगह p+1 आ जाएगा, फिर p+2 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो पहला टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तीसरा टर्म NCP+2 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर p+2 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट टर्म हो जाएगा NCN, ये हो गया, ठीक है। अब देखो जो पावर ये है वही पावर ये है, जो पावर ये है वही पावर ये है, तो ये तो बायनोमियल एक्सपेंशन लिखा हुआ है, बस हमें p की बजाय 0 से चालू करना चाहिए, तो वो भी हो जाएगा। दिस इज सिग्मा p इज इक्वल टू 1 से लेके n तक अगर देखो हमें कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर p चाहिए इसके अंदर, तो इसमें हाईएस्ट पावर p आएगा, तो जो इससे पहले वाला टर्म आएगा उसमें p नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर p इन, इससे पहले वाला जो टर्म है वो जोड़ लिया, NC0 प्लस NC1 1 प्लस एक्स प्लस NC2 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन NCP-1 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर p-1, ये जोड़ लिया। तो इन टर्म्स में क्या होगा, इसमें हाईएस्ट x का पावर कितना आएगा p-1, तो x रेज़ टू पावर p तो आएगा ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस फिर यही सीरीज चालू कर दिया NCP 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर p, ठीक है, फिर प्लस NCP+1 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर p+1 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में आ जाएगा NCN 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n, ये आएगा, ठीक है। ये जो ब्रैकेट है इसको हमने सम कर लिया, सो दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 1 से n तक कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर p इन,
ये एक्सपेंशन हो गया 1 प्लस एक्स, ये हमारे लिए x का काम कर रहा है, तो होल रेज टू पावर n। सो दिस इज सिग्मा p इज इक्वल टू 1 से n तक, और ये कितना हो गया 2 प्लस एक्स रेज टू पावर n। इसमें अगर x रेज टू पावर p का कोफिशिएंट चाहिए तो इस पे पावर p आएगा और इस पे n माइनस p आएगा, तो कितना आ जाएगा कोफिशिएंट एन सी पी इंटू 2 रेज टू पावर n माइनस p, ये आएगा। एक्स रेज टू पावर p का कोफिशिएंट चाहिए, तो जब इसमें p आ रहा होगा तो बचा हुआ पावर इस पे आ रहा होगा, तो इसमें 1 नहीं है 2 है, तो इसलिए ये आएगा। ठीक है, अब ये क्या है, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मतलब x प्लस वाई रेज टू पावर n में सिग्मा, ऐसे लिखते हैं ना, एन सी आर, पहले वाले पे पावर n माइनस आर और दूसरे वाले पे पावर r, ऐसा होता है ना। तो उस हिसाब से ये n माइनस आर का काम कर रहा है p, ठीक है। दूसरे वाला बेसिकली 1 है, तो इसको हम साथ में ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा p इज इक्वल टू 1 से लेके n तक एन सी पी 2 रेज टू पावर n माइनस पी इंटू 1 रेज टू पावर p। तो ये हमारे लिए x का काम कर रहा है, ये हमारे लिए y का काम कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा x प्लस वाई 2 प्लस 1 होल रेज टू पावर अपर सबस्क्रिप्ट n, ठीक है। फिर हमने देखा ये कहाँ से चालू हो रहा है, 0 से चालू होना चाहिए, तो ये 0 नहीं 1 से चालू हो रहा है, और अपर साइड में n तक जाना चाहिए, तो अपर साइड में तो पूरा है, केवल 0 वाला टर्म इज मिसिंग। तो इसी में जो 0 रख के आंसर आता कि एन सी 0 2 रेज टू पावर n माइनस 0 1 रेज टू पावर 0, ये मिसिंग है। अगर ये मिसिंग नहीं होता तो पूरा एक्सपेंशन ये आ जाता। सो दिस इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर n माइनस ये 1 है, ये 1 है, 2 रेज टू पावर n, 2 रेज टू पावर n, यही आंसर हो गया। तो हमारा आंसर कितना हो गया 3 रेज टू पावर n माइनस 2 रेज टू पावर n। Question 4. Find coefficient of x raised to power n in plus and so on x raised to power n upon n factorial का होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स रेज पर n का कोफिशिएंट चाहिए इस पूरे एक्सपेंशन में। तो देखो सॉल्यूशन, एक मेथड तो ये हो गया कि 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन एक्स रेज पर n अपॉन फैक्टोरियल n। क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर n इन दिस का होल स्क्वायर। तो उसको फिर दोबारा लिख लिया 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ से 1 उठाया, इन सब से मल्टीप्लाई किया, n प्लस 1 टर्म्स आ जाएंगे, फिर x उठाया, इन सब से मल्टीप्लाई किया, फिर n प्लस 1 टर्म्स आ जाएंगे, फिर एक्स स्क्वायर उठाया, सब से मल्टीप्लाई।
तो ऐसे खूब सारे टर्म आ जाएंगे, उसमें बहुत सारे टर्म्स का जो पावर है वो सेम ही आएगा, तो वो हमने कलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो सारे टर्म लिखने से क्या फ़ायदा, मतलब एक्स का कोफिशिएंट भी आएगा, एक्स स्क्वायर भी आएगा, एक्स क्यूब भी आएगा, तो वो सब लिखने से क्या फ़ायदा। हमें तो केवल ये चाहिए कि एक्स रेज़ टू पावर एन के साथ क्या आएगा। तो एक्स रेज़ टू पावर एन के साथ देख ले कि एक्स रेज़ टू पावर एन कैसे बनेगा। यहाँ से मैंने 1 लिया तो उसको हम इससे मल्टीप्लाई किया, इससे 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 इससे, एक्स रेज़ टू पावर एन कब आएगा, जब वो इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो टर्म क्या बना, 1 इंटू एक्स रेज़ टू पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। ठीक है, इससे जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर जब हम ये वाला टर्म उठाएंगे, सबसे मल्टीप्लाई किया, तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये वाले टर्म में एक एक्स तो इसका अपना आ गया, वो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तब एक्स रेज़ टू पावर एन आएगा। फिर ऐसे ही एक इधर गए तो एक्स स्क्वायर, एक और एक्स बढ़ गया तो एक इधर आ गए, फिर इधर से एक एक्स कम हो गया तो मल्टीप्लाई हो गया, एक्स रेज़ टू पावर एन आता रहेगा। तो एक्स रेज़ टू पावर एन को तो हटा दिया हमने, उसके साथ जो बचा उसी को कोफिशिएंट बोलते हैं। तो इसकी वजह से कोफिशिएंट क्या आएगा, 1 इंटू इसका कोफिशिएंट 1 अपॉन एन फैक्टोरियल ये आएगा, प्लस इसकी वजह से 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, और एक इधर आ जाएगा अब, क्योंकि यही दोनों मल्टीप्लाई होगा ना तब एक्स रेज़ टू पावर एन बनेगा। ठीक है, ऐसे ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तब एक्स रेज़ टू पावर एन बनेगा। तो इसका कोफिशिएंट 1 अपॉन इतना, इसका कोफिशिएंट 1 अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर इसके साथ 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, उधर एक इधर खिसक जाएगा, एन माइनस 2 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 1 अपॉन एन माइनस 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही चलता जाएगा। फिर लास्ट में इसका जब ये आएगा तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस 1 अपॉन एन फैक्टोरियल इंटू 1, ये कोफिशिएंट आएगा। ठीक है, अब ये जो सीरीज़ लिखा हुआ है, इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, नोट करने वाली बात क्या है कि जैसे 2-2 फैक्टोरियल लिखे हैं, तो इस फैक्टोरियल के अंदर जो नंबर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं लगातार, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ऐसे चेंज हो रहा है। बट एक टर्म में इन दोनों के सम जो है वो फिक्स्ड है, तो 2 और n माइनस 2 का सम n, इन दोनों का सम n। तो हमने क्या किया, n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड किया, तो जो डिवाइड किया वो तो यह गया, जो मल्टीप्लाई किया वो यह गया, n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल n माइनस 1, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2, n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल n माइनस 3, प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। सो दिस इज नथिंग बट nc2, nc3, nc1, तो ये nc0 है, तो 1 अपॉन n फैक्टोरियल, ये हो गया nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस एंड सो ऑन अप टिल ncn। ये तो सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम है, तो सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम कितना होता है, 2 रेज़ टू पावर n अपॉन जो बाहर n फैक्टोरियल है। ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का।